हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो आज हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैग्नेटिज्म से पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन पढ़ा है, और उन दोनों चैप्टर्स के अगर आपने फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे और याद किए होंगे तो मैग्नेटिज्म के फार्मूलाज को समझने में और याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये फार्मूलाज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक मिलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फार्मूलाज याद कर लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करना। तो मैग्नेटिज्म यूनिट को सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। ये पहला सब यूनिट है मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस चैप्टर के इस वन शॉट लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ये पार्ट वन लेक्चर है। और ये नीट जेडब्ल्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम सारे फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ की बात करेंगे। बायोट सावर्ट लॉ जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो इसमें ये फार्मूला डायरेक्ट याद रख लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपन आर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। आर यहाँ पे उस जो करंट एलिमेंट है वहाँ से लेकर के उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। डी एल जो है ये वो करंट एलिमेंट की वो लेंथ है, और आई डी एल को वैसे आप करंट एलिमेंट कह सकते हो, ठीक है। और म्यू नॉट अपन 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है। डी बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिज्म में एक बात का ख्याल रखना कि बी को हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहते हैं, और एम को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। एम और बी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और एम को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म होती है, ये वेक्टर फॉर्म है बायोट सावर्ट लॉ की। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपन आर क्यूब। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी स्केलर फॉर्म से हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आता है। मॉड ऑफ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी डायरेक्ट आपने वैल्यू याद रखनी है 10⁻⁻⁷, ठीक है। 10⁻⁻7 जो होता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है। ये एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड थंब रूल से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने वेक्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो डी एल क्रॉस आर इस फार्मूले से भी आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट वो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो डी एल क्रॉस आर से जो है डायरेक्शन कैसे निकल आएगी वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम दो मेथड से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से और डी एल क्रॉस आर से, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूँ, देखो फोर्स जो होता है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, आई बी एल के बराबर होता है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है वो एफ अपान आई एल होता है। तो एफ का यूनिट होता है न्यूटन, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, या फिर इसी को हम टेस्ला कहते हैं, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट वायर। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर लेंथ की वायर है, मतलब फाइनाइट है, तो उसकी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उस फाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस पे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मेरे पास फाइनाइट स्ट्रेट वायर दी हुई है, तो इस स्ट्रेट वायर से अगर मैं ए डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे पहले आप समझो कि ये आपके पास फाइनाइट वायर है जिसमें से करंट आई पास हो रही है, और ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके एक एंड से जब हम इस पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एंगल थीटा 1 बनेगा, और दूसरे एंड से पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे तो थीटा 2 बनेगा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी
due to finite state wire at a distance a from finite wire is mu नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अभी तक हम बात कर रहे थे उस वायर की जिसकी लेंथ फाइनाइट है। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है उसकी बात अब हम करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इस एंड को देखो तो इस एंड को जब आप देखते हो तो ये इनफाइनाइट तक ये एंड जाएगा और ये दूसरा एंड भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा। तो इस इनफाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो जब हम इनफाइनाइट वायर की वजह से देखते हैं तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो जब हम थीटा 1 थीटा 2 को 90 रखते हैं इस वाले फार्मूले में, तो जो फार्मूला निकल के आता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वायर ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ। अभी तक हमने बात की फाइनाइट लेंथ की वजह से और इनफाइनाइट लेंथ की वजह से। अब हम बात करेंगे उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जिसकी लेंथ सेमी इनफाइनाइट होगी। अब सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि एक एंड इसका डिफाइन होगा, मतलब एक एंड इसका जो एक एंड है उसका कोई एंड पॉइंट होगा, जबकि दूसरे एंड का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट तक वायर जा रही होगी और एक तरफ जो है इसका कोई एंड पॉइंट होगा। तो इसको हम कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। इस सेमी इनफाइनाइट वायर का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, फाइनाइट पॉइंट है, उससे अगर हमने ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी होगी तो वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब यहाँ पे ये फार्मूला कैसे आया, देखो एक तरफ से अगर हम देखें इनफाइनाइट वाली साइड से तो वहाँ से एंगल जो होता है वो 90 निकल के आएगा। और अगर मैं दूसरी तरफ से देखूँ ये जो एंड पॉइंट से ए डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा वो ज़ीरो निकल के आएगा। तो जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई थी ये वाली फाइनाइट वायर की वजह से, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो थीटा 1 यहाँ पे 90 है, थीटा 2 ज़ीरो है। तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू जब हम उस फार्मूले में डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है उस वायर की वजह से जिसकी लेंथ सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक तरफ से फाइनाइट है और दूसरी तरफ से इनफाइनाइट है। इसको हम सेमी इनफाइनाइट कहते हैं। अब है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अगर हमारे पास सर्कुलर करंट लूप है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कुलर करंट लूप है, तो इस सर्कुलर करंट लूप में अगर करंट आई दौड़ रही है तो इस करंट आई की वजह से इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। और अगर इस सर्कुलर लूप के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर इस सर्कुलर लूप जिसमें आई करंट दौड़ रही है अगर इसके n टर्न्स हैं तो n टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए इंटू एन। बस इसको आपने n से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके लिए आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। और ड्यू टू n नंबर ऑफ टर्न्स इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी। अब है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। ये हमारे पास सर्कुलर आर्क है, ये कॉन्सेप्ट हमने उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है कि सर्कुलर आर्क की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी। ठीक है, इसमें सर्कुलर आर्क में जो है वो सेमी सर्कल भी आता है, अलग अलग तरह के एंगल्स यहाँ पे आप रख सकते हो और उसकी वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकल के आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जनरली थीटा एंगल मान रहा हूँ। ठीक है, और इस सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर से
इस एंड तक, इस आर्क के एंड तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, ठीक है। और इस आर्क में आई करंट दौड़ रही है, ठीक है। और ये एंगल जो है ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए थीटा अपॉन टू पाई। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सेमी सर्कल दिया हुआ है, तो सेमी सर्कल के केस में इस आर्क का जो एंगल है इनसाइड वाला वो 180 होता है। वो क्या होता है? 180 होता है। तो जनरल फार्मूला हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए थीटा अपॉन टू पाई। तो थीटा हमारे पास यहाँ पे 180 है, 180 का मतलब होता है पाई एंगल है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए, यहाँ पे पाई अपॉन टू पाई आएगा। तो पाई पाई को आप कैंसिल करते हो तो म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए इंटू टू। तो ये अल्टीमेटली निकल के आता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर ए, ठीक है, क्योंकि टू इंटू टू फोर होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई यहाँ पे सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बीच में जो भी एंगल होगा, मान लीजिए ये आर्क है और यहाँ पे 90 एंगल दिया हुआ है, तो इस 90 एंगल को आपने यहाँ थीटा की जगह रखना है, वो भी रेडियन में रखना है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे म्यू नॉट अपन टू आई अपन ए थीटा अपन टू पाई में थीटा जो है वो आपने रेडियन में रखना है। और याद रखना है ये थीटा जो रेडियन में रखना है ये अंदर वाला एंगल है, कभी कभार बाहर वाला एंगल भी यहाँ पे दिया होगा। तो आपने टोटल एंगल में से मतलब 360 में से बाहर वाला माइनस करना है, तो आपके पास ये अंदर वाला एंगल निकल आएगा। और यही इनसाइड वाला एंगल आपने इस फार्मूले में रखना है और रख के आपके पास एक्चुअल फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने थीटा की जगह पाई रखना है और ये फार्मूला निकल के आएगा म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए इंटू वन अपॉन टू। इसको आप म्यू नॉट आई अपॉन फोर ए भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। पहले मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब मैं बता रहा हूँ कि सर्कुलर करंट लूप की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखो एक्सिस का मतलब है कि जब आप सर्कुलर लूप को लेते हो उसके सेंटर से आप बहुत सारा डिस्टेंस लेते हो। उसके सेंटर से जो डिस्टेंस आप लेते हो और उस डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, उसी को आप एक्सिस कहते हो। मतलब जो करंट लूप है, मान लीजिए आपके पास सर्कुलर करंट लूप है, ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से आप जो आगे के लिए डिस्टेंस ले रहे हो जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स निकालनी है। तो मैं कहूँगा कि मैं इस करंट लूप की एक्सिस पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो इस एक्सिस के डिस्टेंस को हम सेंटर से मेजर करते हैं। किसके सेंटर से मेजर करते हैं? सर्कुलर करंट लूप के सेंटर से मेजर करते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला है एक्सिस का फार्मूला म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जनरल फार्मूला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ज़बानी याद कर लो। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ये ज़बानी याद कर लो। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। एक्स जो है ये एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस है, और ए जो है ये जो सर्कुलर करंट लूप है उसका रेडियस है, और आई यहाँ पे करंट है जो उसमें दौड़ रहा है। और सेंटर पे मतलब इस ये अगर आपके पास सर्कुलर करंट लूप है तो सेंटर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे एक्स हम ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर निकालनी होगी तो इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस लेंगे, जो इस फार्मूले में रखना होगा, वो हम सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे। लेकिन अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू हम ज़ीरो रखते हैं। एक्स की वैल्यू जब आप इस फार्मूले में ज़ीरो रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम निकल के आएगी, और वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया फार्मूला। और ये फार्मूला यहीं पे मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये मैंने आपको यहीं यहीं पे बता दिया था, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए। और एन नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है।
तो सेंटर पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब हम इस जनरल फार्मूले में एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम यहाँ पे निकल के आएगी, जो क्या होती है म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए, ठीक है। और एक्स जब आप इनफाइनाइट लेते हो, ठीक है, एक्स जब आप इनफाइनाइट लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम निकल के आएगी, वो मिनिमम ज़ीरो होगी, ठीक है। जब आप x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे इस फार्मूले में तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे ज़ीरो बन के आएगी, ठीक है। और ज़ीरो यहाँ पे मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप पे, जो इनफाइनाइट पे देखने को मिलेगी। अब है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप अगर चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, जो हमने पीछे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। अगर आप चाहो तो एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से भी जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। और एम्पियर सर्किटल लॉ को जो जनरल फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। और इसी एम्पियर सर्किटल लॉ को आगे हम मॉडिफाई करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम इस एम्पियर सर्किटल लॉ को वहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, और इसी लॉ को वहाँ पे हम मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ कहेंगे। और इसको वहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि मैग्नेट जो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल होता है ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, वो म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर होता है, और इसको आगे मॉडिफाई किया जाता है, और वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, उससे ए डिस्टेंस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ से भी ये फार्मूला हम डेराइव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ में ही ये लिख दिया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए जो होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 और 4 को कैंसिल करोगे, इसको 1 से इसको 2 से, तो ये निकल के आएगा। तो ये इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट आई। अगर हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें करंट आई चल रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो मैंने इस तरफ लिखा हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट आई, और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो इस तरफ मैंने राइट साइड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चाहे हॉलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, सबसे पहले हम आउटसाइड देखेंगे कि उस सॉलिड या हॉलो स्फीयर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और लास्ट पे हम देखेंगे कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले पहली बात मैं आपको बता दूं कि आउटसाइड और सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के केस में सेम होगी। दोनों के लिए आउटसाइड और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, बस डिफरेंस है इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड का। इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है हॉलो सिलेंडर के केस में, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर के केस में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है सॉलिड सिलेंडर के केस में, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के केस में, वो रेडियस के आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनसाइड सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के केस में, ठीक है। और इनसाइड हॉलो सिलेंडर के केस में ज़ीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। तो जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ठीक है। आर जो है ये आउटसाइड का डिस्टेंस है। मान लीजिए आउटसाइड किसी आर डिस्टेंस पे आपने फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आर डिस्टेंस आपने सेंटर से लेना है उस आउटसाइड पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आउटसाइड का फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। उसके बाद इनसाइड, अगर हॉलो सिलेंड्रिकल वायर की बात करें तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी, और सरफेस पे मैक्सिमम होगी। कितनी मैक्सिमम होगी? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। यहाँ पे याद रखना कि आउटसाइड के केस में आपने स्मॉल आर यहाँ पे लेना है, और इनसाइड के केस में, सॉरी, सरफेस के केस में कैपिटल आर लेना है। कैपिटल आर इस हॉलो सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस है, ठीक है। और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर पे, ठीक है। और जब हम ग्राफ खींचते हैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर के बीच का, तो ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये वाला,
ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस, यहाँ पे डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, ठीक है। और यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस इन तीनों फार्मूलों को अगर आप एनालाइज करोगे तो सरफेस तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो ज़ीरो है। और सरफेस पे अचानक से मैक्सिमम हो जाती है, और कितनी मैक्सिमम, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। और उसके बाद लीनियरली डिक्रीज करती है, उसके बाद लीनियरली डिक्रीज करती है आर के बढ़ने से, ठीक है। आर को जितना बढ़ाओगे सरफेस के बाद मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आउटसाइड द हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। हॉलो सिलेंड्रिकल वायर के बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ये लीनियरली डिक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली आर के बढ़ने पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की वजह से, जिसमें करंट आई चल रही है। सबसे पहले आउटसाइड देखेंगे, उसके बाद इनसाइड, उसके बाद सरफेस, और उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। ग्राफ में आपने सबसे पहले क्या समझना है कि ये पॉइंट जो है ये रेडियस को या सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के बराबर है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है। तो आउटसाइड के केस में सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल आर जो है आउटसाइड डिस्टेंस है, मान लीजिए आपका सॉलिड सिलेंडर है, तो सेंटर से लेकर के उस आउटसाइड पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ये स्मॉल आर होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर होता है, और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए सरफेस के बाद आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इनसाइड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आर जितना बढ़ता है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करती है, ठीक है। सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली और लीनियरली इंक्रीज कर रही है आर के बढ़ने पे, ठीक है। और इनसाइड का जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये ऊपर वाली साइड मैंने स्मॉल आर लिखा है और नीचे वाली साइड मैंने कैपिटल आर लिखा है। कैपिटल आर इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड सिलेंडर के रेडियस को, और स्मॉल आर जो होता है ये इनसाइड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, तो सेंटर से लेकर के अगर आपने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो ये इनसाइड पॉइंट है, तो सेंटर से लेकर के इस इनसाइड पॉइंट तक का डिस्टेंस यहाँ पे मैं स्मॉल आर कहूँगा इन केस ऑफ इनसाइड। इनसाइड के केस में, आउटसाइड वाले फार्मूले में ये आउटसाइड तक का डिस्टेंस है, ठीक है। इनसाइड के केस में ये इनसाइड तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर वाला। और कैपिटल आर तो हमेशा सरफेस तक का डिस्टेंस होगा, मतलब रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर होगा। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इनसाइड वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और सरफेस पे मैक्सिमम होती है। ये ग्राफ के ज़रिए भी आप देख सकते हो, मैक्सिमम है सरफेस पे मतलब कैपिटल आर डिस्टेंस पे। और कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, तो सरफेस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। यहाँ पे सोलेनाइड की बात करें तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में काफ़ी सारे सवाल पिछले 2-3 साल 2021, 22, 23 में इस फार्मूले से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला ही याद किया होगा, और ये जो तीसरा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इससे भी बहुत बार पूछा गया है कि एंड ऑफ सोलेनाइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पे आपने सीखनी है कि सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स को मैं यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और लेंथ ऑफ सोलेनाइड को यहाँ पे मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एन अपॉन एल को यहाँ पे मैं स्मॉल एन कह रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फार्मूला है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन स्मॉल है और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। म्यू नॉट यहाँ पे परमिएबिलिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और आई यहाँ पे क्या है, करंट है, आई यहाँ पे करंट है। और एन की जगह, स्मॉल एन की जगह मैं एन अपॉन एल जब लिखता हूँ तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बनता है, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। कैपिटल एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, एल यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलेनाइड है, और आई जो है सोलेनाइड में जो करंट दौड़ रही है
वो वाली करंट है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एंड ऑफ सोलेनाइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो एंड ऑफ सोलेनाइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 1/2 म्यू नॉट एन आई होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाकी जगहों पे अगर सेंटर पे या किसी और पोजीशन पे पूछा जाए या डायरेक्ट पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड की वजह से क्या होगी, तो म्यू नॉट स्मॉल आई इंटू आई होगा। इसमें एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और एन की जगह यहाँ पे आप कैपिटल एन अपन एल भी लिख सकते हो, जिसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है और एल लेंथ है, जिसको आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी कहते हो। और एंड्स की मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछी जाए तो वो 1/2, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1/2 म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। फिर से यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, और एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई यहाँ पे करंट है ऑफ सोलेनाइड है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। अगर मैं सोलेनाइड की बात करूं और टोरॉइड की बात करूं तो फार्मूले कहीं ना कहीं सेम दोनों में है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपने समझना है कि टोरॉइड में दो दो रेडियस हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो लेयर्स होती हैं। आप कुछ भी समझो, मैं यहाँ पे लेयर्स ही कहूँगा समझाने के लिए, फार्मूला समझाने के लिए, ठीक है। वैसे ये लेयर्स नहीं होती है, ये कॉइल होती है जिसको हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारे पास टोरॉइड बन के आता है। लेकिन इसको समझने के लिए एक अंदर वाली लेयर होती है, एक बाहर वाली लेयर होती है। जो अंदर वाली लेयर है अगर उसका रेडियस में ए मानूँ और बाहर वाली लेयर का रेडियस में बी मानूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि जो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड की वजह से है उन पॉइंट्स के लिए जो पॉइंट टोरॉइड के अंदर है और टोरॉइड के बाहर है। मान लीजिए आपका टोरॉइड है, ये आपका टोरॉइड है, तो इंटीरियर टू टोरॉइड का मतलब है ये वाले पॉइंट्स, ये वाली पोजीशन। तो ये वाली पोजीशन हो या एक्सटीरियर टू टोरॉइड का मतलब है ये वाली पोजीशन हो, बाहर वाला पोजीशन, ठीक है। तो दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो के बराबर होती है, चाहे टोरॉइड के अंदर देखो चाहे टोरॉइड के बाहर वाले साइड देखो, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड। जो टोरॉइड का मटेरियल है, ये वाली पोजीशन में कह रहा हूँ, टोरॉइड के इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। यहाँ पे आपने समझना है कि जो स्मॉल एन है वो एन अपान कैपिटल एन अगर आप लेते हो तो यहाँ पे लेंथ जो है वो टोरॉइड की लेनी है, और लेंथ टोरॉइड की आप कैसे लोगे, 2πr लोगे, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेज पे समझा लेता हूँ। देखो भाई, ये अगर हमारा टोरॉइड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ पे या बाहर, ये एक्सटीरियर पॉइंट है और ये इंटीरियर है। दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है। लेकिन इसके इनसाइड ये वाला पोर्शन जो है टोरॉइड का, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होगी। और म्यू नॉट एन की जगह कैपिटल एन अपन एल जब लिखते हो इंटू आई, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टोरॉइड जो है, लेंथ ऑफ टोरॉइड जैसे लेंथ ऑफ सर्कल 2πr होता है, उसी तरीके से ये भी एक सर्कल की शेप में है तो इसका लेंथ भी मैं 2πr लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आर की परेशानी है अब यहाँ पे कि आर यहाँ पे क्या लोगे, क्योंकि इसका जो इनर वाला पार्ट है उसका रेडियस मैं ए कहता हूँ, बाहर वाले पोर्शन का जो रेडियस है वो मैं बी कह रहा हूँ। तो एवरेज रेडियस यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको एवरेज रेडियस लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज रेडियस लेना पड़ेगा। और एवरेज रेडियस जो होता है ना वो a प्लस बी अपान 2 के बराबर होता है। बस इतना सा अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आपने टोरॉइड का कॉन्सेप्ट और टोरॉइड और सोलेनाइड के बीच का जो डिफरेंस है वो भी समझ लिया, ठीक है। अगर आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ आई तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि म्यू नॉट एन आई जो होता है उसको मैं म्यू नॉट कैपिटल एन अपान एल लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। और लेंथ की जगह मैं 2πr यहाँ पे लिख रहा हूँ, और r जो होगा वो एवरेज रेडियस होगा। और एवरेज रेडियस कितना होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये एवरेज रेडियस इस फार्मूले में आपने रखना है। तो इस तरीके से इनसाइड टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr होता है। और r यहाँ पे जो है वो एवरेज रेडियस लेना है टोरॉइड का, जो होता है a प्लस बी अपॉन 2, और a b क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया। उसके बाद करंट इन ईच टर्न, यहाँ पे हर एक टर्न में जो करंट होती है वो आई होगी, ठीक है। और लेंथ ऑफ टोरॉइड 2πr ये मैंने आपको बता दिया। और r यहाँ पे एवरेज रेडियस लेना है, ठीक है।
जो a+b/2 के बराबर होगा। तो हर एक टर्न में करंट I दौड़ेगी और लेंथ ऑफ टोरॉइड 2πr होगा। 2πr जो होता है रेडियस का सरकमफ्रेंस सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, और टोरॉइड भी सर्कल की फॉर्म में ही होता है। अब यहाँ पे चिंता की बात यह है कि रेडियस कौन सा लें, इनसाइड वाला रेडियस या आउटसाइड वाला रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस एवरेज लेना है जो a+b/2 के बराबर होगा। अब है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई मूविंग चार्ज रख देते हो, ऐसा चार्ज रख देते हो जो मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स क्या लगेगी, उसका डायरेक्ट फार्मूला है Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, Q इंटू वी क्रॉस बी। और उस फोर्स की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो, या फिर वी क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, कौन सा चार्ज, मूविंग चार्ज, और वो मूविंग चार्ज किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो वेलोसिटी को यहाँ पे मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये सारा सिस्टम हम देख रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसको कैपिटल बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे वी और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है, वो क्या है, थीटा है। मान लीजिए यहाँ की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है, एक सेकंड, ये अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर की तरफ वेलोसिटी है चार्ज की, तो इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा। तो इस तरीके से फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका वेक्टर फॉर्म है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप वी क्रॉस बी से निकाल सकते हो। और अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू यहाँ पे चार्ज है, वी वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है, और बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज मूव कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस में बता रहा हूँ। दो स्पेशल केसेस यहाँ पे लिख के लाया हूँ। पहली बात कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी, देखो इस फार्मूले में वेलोसिटी अगर मैं ज़ीरो रखूँ, तो अगर वेलोसिटी इस फार्मूले में मैं ज़ीरो रखता हूँ तो ये फोर्स की टर्म क्या होगी, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो फोर्स भी ज़ीरो ही होगी। और थीटा जब भी ज़ीरो होगा, थीटा जब भी 180 होगा, तो फोर्स उस केस में क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि जब आप यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो रखते हो, थीटा भी जब ज़ीरो रखोगे और 180 रखोगे, तो ये सारी टर्म जो है ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये 2-3 केसेस आपने याद रखने हैं कि जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा, तो इन तीनों केसेस में फोर्स जो है, मूविंग चार्ज पे लगने वाली फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। अब यहाँ पे इसको मूविंग चार्ज नहीं कहेंगे पहले केस में, क्योंकि वेलोसिटी ही ज़ीरो है। अगर वेलोसिटी ही ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि चार्ज रेस्ट पे है। ठीक है, और उस पर उस वक्त क्या जो फोर्स लगेगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, अब है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। देखो अगर हम मूविंग चार्ज की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड में उस मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन क्या होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्ज पे वर्क डन क्या होगा। तो जब भी वर्क डन की बात की जाए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब भी क्वेश्चन में वर्क डन पूछा जाएगा तो वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में, चाहे नीट की बात करो, जेईई की बात करो, या फिर टेस्ट होते हैं, वहाँ पे कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा कि वर्क डन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा मूविंग चार्ज पे, और वहाँ पे वेलोसिटी दी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ये मैग्नीट्यूड दिया होगा, बहुत सारा डेटा क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन आपने अगर ये एक लाइन अच्छे से ध्यान से देखी होगी, याद की होगी कि वर्क डन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज़ीरो होता है किसी भी मूविंग चार्ज पे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। नहीं तो क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन जो है वो डेटा बेस्ड, मतलब कुछ वैल्यू 3 ऑप्शन में दी होगी, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपने उसको सॉल्व नहीं करना है। जब भी आपको वर्क डन दिखाई देगा, मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज दिखाई देगा, तो समझ लेना वर्क डन उस केस में ज़ीरो होगा। ठीक है, और उसमें कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करना, ऐसे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी सेम रहती है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है
वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहती है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहती है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और इस तरीके से जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब है लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो वहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, वहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो बराबर होगी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के। और इसी नेट फोर्स को हम लॉरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होती है क्यू इंटू ई के, और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होती है। और इस तरीके से जो लॉरेंट्ज़ फोर्स यानी कि नेट फोर्स होती है वो बराबर होती है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी के। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो वेलोसिटी ज़ीरो होने के केस में फ़ोर्स ज़ीरो होगी, और फोर्स अगर ज़ीरो होगी तो चार्ज रेस्ट पे रहेगा। और दूसरी बात कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा 180 डिग्री होगा तो इस केस में भी फोर्स 0 के बराबर होगी। यहाँ पे जो थीटा है ये एंगल है इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो थीटा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर थीटा 0 होगा 180 होगा तो उस केस में फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, और थीटा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। और थीटा अगर 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में जो मूविंग चार्ज है उस पे फोर्स लगेगी। अगर थीटा 90 डिग्री है तो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की वजह से वो मूविंग चार्ज सर्कल में मूव करने लगेगा। वो मूविंग चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कल में मूव करने लगेगा, और उस सर्कुलर पाथ का उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो उसका फार्मूला है एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी है। तो एम वी परपेंडिकुलर अपन क्यू बी जो है ये उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है जिसमें वो मूविंग चार्ज मूव करेगा जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और ये कैसे मूव करेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगी, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। और जो टाइम पीरियड होगा इस केस में, ठीक है, जो टाइम पीरियड होगा इसका जनरल फार्मूला है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, और एम यहाँ पे मास है। ठीक है, तो इस तरीके से जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा तो उस केस में रेडियस का फार्मूला एम वी अपॉन क्यू बी होगा। ठीक है, ये जो है रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का जिसमें मूविंग चार्ज मूव करेगा। कब मूव करेगा, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगी, उसकी वजह से मूव करने लगेगा। ठीक है, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस एम वी अपन क्यू बी होगा। वेलोसिटी यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमेशा रखना। ठीक है, और टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई m अपन क्यू बी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1 अपन टाइम पीरियड होता है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्यू बी अपन 2 पाई m होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई m यहाँ पे निकल के आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले रेडियस के अगर बनाने चाहो चाहो आप फार्मूलाज, तो बहुत सारे इसके फार्मूलाज बन के आएंगे, क्योंकि एम वी जो होता है ये मोमेंटम को बताता है। जो मोमेंटम p होता है ये एम वी के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ एम वी की जगह p भी रख सकते हो। तो इस तरीके से रेडियस का फार्मूला p अपन क्यू भी होता है, p यहाँ पे मोमेंटम है, और हम जानते हैं कि p जो होता है वो √2m k के बराबर भी होता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला ऐसा भी बन सकता है r = √2m k अपन क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करते हो, अगर रेडियस को आपने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखना होगा, रेडियस को अगर आपने रेडियस के इस फार्मूले को अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस के या एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके डायरेक्ट फार्मूला आपने याद रखना है, ये निकल के आएगा √2mv अपन क्यू बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो v है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। यहाँ पे जो v है ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है,
यहाँ पे v वेलोसिटी को नहीं बताता है। जिस तरीके से इस वाले फार्मूले में जो v है वो वेलोसिटी है, इस वाले फार्मूले में जो v है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। और ये रेडियस का फार्मूला है, कौन सा रेडियस, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जिस सर्कुलर पाथ में मूविंग चार्ज मूव कर रहा है। किसकी वजह से मूव कर रहा है? क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। और मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। उस केस में जो रेडियस का फार्मूला होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की फॉर्म में, वो होता है √2mv/क्यू²। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, एम यहाँ पे मास है और वी यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। उसके बाद व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज एट सम एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंगल थीटा पे है। मान लीजिए अगर यहाँ पे इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है और वेलोसिटी इनिशियल यहाँ की तरफ लग रही है, तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो उस केस में इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा v sin थीटा और दूसरा होगा v cos थीटा। तो जो v cos थीटा होगा वो उससे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। v cos थीटा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो इससे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। और v sin थीटा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब लगती है तो वहाँ पे मूविंग चार्ज सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो v sin थीटा जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आप जानते हो सर्कुलर मोशन होता है। तो v sin थीटा की वजह से इसीलिए सर्कुलर मोशन होता है। और जब स्ट्रेट मोशन भी होगा, सर्कुलर मोशन भी होगा, तो ओवरऑल इन दोनों से जो होगा वो हेलिकल मोशन होगा। हेलिकल मोशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा होता है और सर्कुलर ऐसा होता है, और हेलिकल कैसा होता है? ऐसा होता है। और यहाँ पे जो रेडियस का फार्मूला होगा जब एंगल थीटा दिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा जब दिया जाएगा, तो उस केस में जो रेडियस का फार्मूला होगा वो होगा mv परपेंडिकुलर अपन क्यू बी। यहाँ पे जो v परपेंडिकुलर है वो v साइन थीटा के बराबर आपने रखना है, v साइन थीटा के बराबर रखना है। ये क्योंकि v साइन थीटा जो है ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए यहाँ पे v साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेडियस का फार्मूला है mv/क्यू बी, उसमें जो वेलोसिटी है वो हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी है। किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने v साइन थीटा यहाँ पे लिया, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस इनिशियल वेलोसिटी का। तो इस तरीके से जो रेडियस का फार्मूला है वो mv साइन थीटा/क्यू बी होता है। और टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो 2πm/क्यू बी है, सेम है जो मैंने पीछे आपको बताया था। 2πm/क्यू बी वही यहाँ पे भी सेम ही रिपीट हो रहा है, 2πm/क्यू बी। ये जनरल फार्मूला है टाइम पीरियड का। और फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 1 टाइम पीरियड होता है, जिसको हम QB/2πm लिखते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है। और अगर पिच की बात की जाए, पिच जो होता है वो कहता है कि कितना डिस्टेंस ये मूविंग चार्ज आगे गया। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि चार्ज जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। अगर सर्कुलर मोशन करता है तो वहाँ पे पता चलता है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल का डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हेलिकल मोशन हो रहा है तो हेलिकल मोशन में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है वो मूव किया। अगर ये पहले यहाँ था, वो चार्ज यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे हेलिकल मोशन हो रहा है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे पिच कह रहा हूँ, ठीक है। उसको या इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको भी मैं यहाँ पे पिच कह सकता हूँ, ठीक है। और ये पिच को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। ये बराबर होगा वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी इंटू टाइम निकल के आएगा। अब हमने पिच जो है वो एक एक एक्सिस में जो है वो मेजर करनी है, क्योंकि जो चार्ज है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो अगर चार्ज जो है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जो होगा वो वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो इस तरीके से एस जो है, यहाँ पे एस की जगह आप एक्स लिख लो। यहाँ पे एक्स जो है ये पिच को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक्स वो डिस्टेंस है जो हेलिकल मोशन की वजह से
जो हेलिकल मोशन की वजह से चार्ज पार्टिकल ने कवर किया विद वेलोसिटी v इन टाइम t, ठीक है। और ये वेलोसिटी v जो है ये आपने x वाली वेलोसिटी लेनी है, और x में जो वेलोसिटी है वो v cos थीटा है, y में जो वेलोसिटी है वो v sin थीटा है। यहाँ पे पिच के केस में आपने जो है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी लेनी है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं लेनी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं लेनी है, बल्कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लेनी है, वो वेलोसिटी लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो इस तरीके से पिच जो है उसको मैं यहाँ पे x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो बराबर होगा वेलोसिटी इन x इंटू टाइम t। वेलोसिटी इन x v cos थीटा है, और टाइम को कैपिटल T या स्मॉल t से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आज के लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, और जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है ये बहुत बड़ा चैप्टर है कंपेयर टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, EMW, ये जितने भी सब यूनिट्स हैं मैग्नेटिज्म के, इनमें से सबसे लेंथी सब यूनिट जो है वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इसीलिए इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 लेक्चर था जिसको हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 लेक्चर होगा। और अगर आपको माइंड मैप्स फार्मूला शीट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जाकर वहाँ पे मैसेज कर लीजिए और आप माइंड मैप्स ले सकते हो हमसे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।